सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। इंडिया जीके की जो है आज हमारी क्लास नंबर कौन सी रहने वाली है? क्लास नंबर 34 यानी कि 34वीं क्लास जो है आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जो है करनी जरूरी हैं, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पता है जो हमारा ये फ्री इनिशिएटिव चल रहा है, ठीक है, फ्री इनिशिएटिव जो हमारा चल रहा है ये कब स्टार्ट हुआ था? ये जो है भाई 17-18 अगस्त के आसपास जो है ये शुरू हुआ था। इसी के साथ जो है हमारा मैंने क्या शुरू किया था, इसी के साथ जो है एक क्विज भी स्टार्ट की थी मेरे भाई, ठीक है। किसकी क्विज स्टार्ट की थी? हरियाणा जीके की क्विज स्टार्ट की थी। ये आपको कम्युनिटी पोस्ट के अंदर जो है क्वेश्चन आप देखते हैं ना, वहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा आता है, उसके जो है 4 ऑप्शन जो है दिखते हैं, फिर आप जो है उस पर टिक कर देते हो तो आपको पता चल जाता है कौन सा ये ऑप्शन था, ठीक है। तो ये पिछले 9 मंथ से जो है हम चला रहे हैं, तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ। हरियाणा जीके बहुत हो गई है, ज़्यादा हरियाणा जीके का करने का कोई फायदा नहीं है। अब मैं जो है इंडिया जीके स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। इंडिया जीके क्विज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन इसके अंदर भी चेंज कर रहा हूँ। इसके अंदर चेंज, पहले आपको ये फॉर्मेट मिलता था ना, क्विज टाइप मिलती थी, यानी कि एक क्वेश्चन मिलता था और 4 ऑप्शन मिलते थे, काफ़ी ईजी था, आपको जो है आराम से उस पर सेलेक्ट करना होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ अब जो है एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, उसके नीचे आपको 4 ऑप्शन सिर्फ दिखेंगे। लेकिन अगर आपको वो आंसर टिक करना है तो आपको जो है कमेंट के अंदर जो है उस आंसर को लिखना पड़ेगा, या फिर ऑप्शन लिखना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए, बी या सी, ठीक है। ये क्यों किया गया है, इसका भी एक रीज़न है मेरे भाई, ठीक है। इसका एक रीज़न ये है, मेरे दिमाग में थोड़ा सा एक विचार आया कि ऐसा करने की वजह क्या है। ऐसा करने की सिर्फ ये वजह है ताकि हर चीज़ आपको अच्छे तरीके से याद हो। इस क्विज के अंदर क्या होता है, आप सिर्फ जो है टिक करते हो और चले जाते हो, आगे चले जाते हो। यहाँ पे आज से अगर 15 साल पहले की मैं बात करूँ ना, 15 साल पहले की बात करूं, ज़्यादा पहले आगे नहीं जाना, 15 साल का ही देख लो। वहाँ पर उस समय क्या होता था, लिख कर याद करते थे हम चीज़। क्या, जब हम छोटे होते थे क्या करते थे, लिख लिख कर चीज़ों को याद करते थे। लेकिन वर्तमान में जो है अपडेट आ गए हैं चीज़ों का, ठीक है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, एआई आ गई है, जिससे क्या है चीज़ें बहुत आसान हो गई है। मेरा ये मानना है कि जो एआई आई है ना, एआई, इसका भाई फ़ायदा भी है, ठीक है, फायदा भी है, और क्या है, इसका नुकसान भी है। अब आप कहेंगे भाई नुकसान क्या है यार, इसका तो फायदा ही फायदा है। मेरे हिसाब से जो है फायदा इसका ये है, चलो मान लेते हैं हमारा काम आसान हो गया है, लेकिन नुकसान एक ये हो सकता है, इंसान जो है मैनुअली काम करना बंद कर देता है मेरे भाई, ठीक है। थोड़ा सा इस चीज़ को समझिएगा अच्छे से, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। मैनुअली काम करना इंसान कैसे बंद कर देता है? फॉर एग्जांपल एआई के ऊपर मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसी ऑप्शन के ऊपर आ जाओ। यहाँ पे आप टिक करते हो, आप क्या करते हो, अपने दिमाग का यूज नहीं करते हो, सिर्फ आप क्वेश्चन पढ़ते हो और आंसर देके निकल लेते हो। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ोगे, नीचे 4 ऑप्शन दोगे और उस ऑप्शन को जो है लिखोगे, और साथ में जो है 2-3 लाइन भी उसके बारे में जो है आंसर के बारे में आप कमेंट में लिखोगे, तो वो क्वेश्चन आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इन फ्यूचर के लिए कभी भी वो चीज़ नहीं भूल पाओगे। ये चीज़ हो गई इस ऑप्शन के बारे में। अब बात करते हैं एआई का फायदा और नुकसान क्या है। फायदा तो यही है, आपके काम को बहुत आसान बना देता है, और बहुत जो है इजी टाइप में सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा देता है। नुकसान क्या है एआई का? मेरे हिसाब से तो नुकसान सबसे बड़ा ये है, ये इंसान को जो है पैरालाइज कर सकता है। कैसे पैरालाइज कर सकता है? दिमाग के तौर पर जो है ये एआई इंसान को पैरालाइज कर सकता है। कैसे कर सकता है? फॉर एग्जांपल एआई को भूल जाओ, एआई अभी नहीं है, ठीक है। आज से पहले, कुछ साल पहले एआई नहीं होता था ना, तब इंसान मैनुअली करते थे। राइटिंग का जो काम होता था, ठीक है, राइटिंग का जो काम होता था वो इंसान खुद से लिखता था। जो सोचने का क्रिएटिव माइंड आता था, जैसे कि फोटोशॉप में थंबनेल लोग बनाते थे, आजकल तो क्या होता है, प्रॉम्प्ट एआई के अंदर डालते हैं और पूरा प्रॉम्प्ट जो है यूट्यूब थंबनेल जो है बनकर रेडी हो जाता है। मुझे तो नहीं आता, फिर भी आज भी नहीं आता भाई ये प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं, ठीक है। चलिए ये मुद्दा नहीं है, ये बाद में बात करेंगे, ठीक है। पहले क्या होता था, लोग फोटोशॉप में काम करते थे मेरे भाई, ठीक है, आज भी करते हैं, लेकिन इनका जो यूज़ है ना वो कम हो गया है, ठीक है। लोग फोटोशॉप में काम करते थे, अपना दिमाग लगाते थे, कैसे क्रिएटिविटी अपनी बढ़ाई जा सकती है। यहां पर लोग सोचते थे राइटिंग ऐसे लिखने के लिए कैसे क्या चीजें और अच्छे तरीके से लिखी जा सकती है। लेकिन एआई के आने के बाद क्या चीज हो गई है, बस आप एक प्रॉम्प्ट डालो, आप एआई को बोलो कि मुझे एक स्टोरी लिख कर दे दो, मुझे एक थंबनेल बना कर दे दो, या जो भी आपको चाहिए वो एआई को बता दो, वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है उसको लिख कर दे देता है। एक इतना अच्छा फोटोशॉप जैसा जो है आपको थंबनेल बना के दे देता है। अगर ये बना के दे देता है तो इंसान क्या करता है, इंसान क्या करता है, अपने दिमाग का यूज करना जो है कम कर देता है, अपने दिमाग को फैलाना बंद कर देता है। फैलाना क्यों बंद कर देता है? जब उसको इजीली चीजें मिल रही है। अब एक बात मानो, 2 पेजेस का जो है वो पैराग्राफ क्यों लिखेगा, जब उसको 1 मिनट के अंदर, जो 1 मिनट से भी कम में जो है 10 पेजेस का ऐसे जो है ये लिख कर दे देता है एआई। तो क्या हुआ, दिमाग काम करना बंद कर गया ना। जब आप धीरे धीरे
अपने दिमाग से काम लेना बंद कर दोगे ना, तो दिमाग आपका काम करना बंद कर देगा, और क्या होगा, उससे आपके नए आइडिया, नए क्रिएटिव जो है वो आना बंद हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, ये मेरे को लगता है, ये जो है एक चीज के, मैं हमेशा कहता हूं एक चीज के हमेशा दो पहलू होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि एआई बिल्कुल खराब है, नहीं बिल्कुल खराब नहीं है, क्योंकि ये समय की डिमांड भी है भाई, और कहते हैं कि जो है प्रकृति के साथ ढलना या फिर प्रकृति के साथ चेंज होना बेहद जरूरी है। ठीक है, एआई का यूज करो, लेकिन आप अपने दिमाग का भी मैनुअली तरीके से यूज करो। कहने का मकसद सिर्फ इतना है। यहाँ पे जो आप टिक करते थे ना, तो मेरा यही आपसे सजेशन है कि कल से तो नहीं, मंडे से जो ये हमारा नया क्विज इंडिया जीके का शुरू होगा ना, इसमें जो है आपको कमेंट में आके जो है आंसर लिखने हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे तो है 4 से 5 हजार जो बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट करते थे इस क्विज के अंदर, लेकिन मुझे उम्मीद है यहाँ पर इतने बच्चे जो है पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि कमेंट में लिखना लोगों को बोरिंग लगता है। जैसे ये वीडियो डिटेल से मैं देता हूँ ना, यहाँ पे पढ़ना बोरिंग लगता है, वैसे ही कमेंट में लिखना भी लोगों को बोरिंग लगता है। लेकिन याद रखना, जो सिलेक्शन है ना, वो इन्हीं स्टीक तरीकों से जाके होगा आपका। यही वो तरीके हैं जहां से आपका सिलेक्शन निकलेगा मेरे भाई। आपको बोर होना पड़ेगा, आपको जो है तकलीफ उठानी पड़ेगी, 3-4 घंटे किताबों के अंदर घुसना पड़ेगा, तभी जाके चीजें पॉसिबल हो पाएंगी मेरे भाई। वरना जो है समय आने वाला और भी बहुत खराब होने वाला है मेरे भाई। जिस हिसाब से बेरोजगारी चल रही है, जनसंख्या बढ़ रही है ना, फ्यूचर में कंडीशंस और ज्यादा बुरी होने वाली है मेरे भाई। ठीक है, तो यही तरीका हम रखने वाले हैं, और आपको अच्छा लगे तो आप पार्टिसिपेट इसके अंदर जरूर कीजिएगा, और यही तरीका आपके काम आने वाला है मेरे भाई। ठीक है, ये तो हो गई क्विज की बात जो मैं आपसे करना चाहता था। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे आज के वीडियो सेशन के ऊपर मेरे भाई। ठीक है, तो आज का वीडियो सेशन हमारा काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि वीडियो नंबर 33 हम यहां पर करने वाले हैं। कोई भी आपका, अच्छा एक चीज और मैं बता देता हूं, सच्ची सॉरी माफ कीजिएगा, ये बात करनी बहुत जरूरी होती है। क्यों जरूरी होती है, वैसे मैं आपसे ज्यादा बात नहीं करता हूं, यू नो वेरी वेल, बहुत कम बात करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ज्यादा बात करने से भी जो है टाइम वेस्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है, कभी कभी बात भी करनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, बात करने से क्या होता है, आप मेरी प्रॉब्लम सुनोगे, मैं आपकी प्रॉब्लम सुनूंगा ना, तो प्रॉब्लम शेयर करने से घटती है मेरे भाई। ठीक है, और एक जो माहौल होता है ना, वो लिविंग रहता है मेरे भाई। ठीक है, जिंदा माहौल रखता है। अब मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूंगा, एक ही चीज पे बोलता रहूंगा, ऐसे ठीक नहीं लगता। ठीक है, तो आप भी मुझसे बात किया करो। ठीक है, और क्या बताऊं आपको, और मैं भी गलती कर सकता हूं यार, मैं भी अभी अपने सीखने की मोड में हूं। ऐसा नहीं हो कि मैं प्रोफेशनल टीचर हूं, कोई मैं 40-45 साल का हूं, सब कुछ मुझे आता हूं, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूं, सीख रहा हूं मेरे भाई। ठीक है, कुछ गलतियां हो जाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज सुबह मैंने एक क्विज डाली थी। ठीक है, उसके अंदर ऑप्शन और जो क्वेश्चन है वो मिसमैच हो गए थे। अब जल्दीबाजी में हो जाते हैं यार, कुछ गलतियां हो जाती हैं, इंसान हूं मैं भी। लेकिन वहां पर एक बच्चे ने काफी अच्छा मुझको बताया था कि आपसे जो है क्वेश्चन में गलती हो गई है। बहुत अच्छा लगा, ऐसे बच्चों को दिल से सल्यूट है। और यकीन मानिएगा, ऐसे बच्चे, मैं कहता हूं कि ऐसा जो बिहेवियर है ना आपका, बात करने का जो आपका बिहेवियर है, वही आपका कैरेक्टर डिसाइड करता है, डिफाइन करता है। आपके पेरेंट्स के जो आपके दिए गए जो आपको शिक्षा है ना, वो डिफाइन करती है। सामने वाले के अंदर आपका एक अलग इफेक्ट पड़ता है कि बच्चा है जो सामने वाला है, वो कितना परफेक्ट डिसिप्लिन्ड है और कितना अच्छा बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो यही सुझाव है, अपना बोलने का तरीका अच्छा रखो। सरकारी नौकरी मिले ना मिले, देखो सबको सरकारी नौकरी आज के समय में नहीं मिल सकती, ये सच्चाई है मेरे भाई। ठीक है, 30,000 नौकरी आएंगी। ठीक है, 30,000 भी ये नहीं आएंगी, ये तो मैं HSSC का बयान बता रहा हूँ। ठीक है, 30,000 नौकरी आएंगी। फार्म भरने वाले कितने हैं, फार्म भरने वाले 12 लाख बच्चे हैं। अब 30,000 कोई नौकरी मिलेगी ना, तो भाई ये मत सोचना कि पढ़ाई आप सरकारी नौकरी के लिए कर रहे हो। ठीक है, सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई तो कर ही रहे हो, साथ में आप अपना करेक्टर भी बना रहे हो, आप अपना जो है भविष्य भी बना रहे हो, अपने दिमाग को एक्सप्लोर भी कर रहे हो मेरे भाई। ठीक है, ये सारी चीजें थी। और एक और चीज बता देता हूँ, हरियाणा पुलिस के बारे में मैंने कल एक पोस्ट की थी। ठीक है, एक पोस्ट की थी जिसमें मैंने लिखा था हरियाणा पुलिस के बारे में, जो भी आपकी डाउट है, क्वेरी है, सजेशन है, कुछ भी है, आप कमेंट सेक्शन में लिख दो। ज़्यादा कमेंट नहीं आए, मुझे उम्मीद भी ये थी। ज़्यादा बच्चे जो है बोरिंग होते हैं, लिखने वाला जो अभी मैंने बताया ना एआई वाला ऑप्शन, तो वैसे ही हैं बच्चे, लोग कमेंट करना नहीं चाहते हैं। लोग जो है इजी अपनी जो है लाइफ चाहते हैं मेरे भाई। तो याद रखना, इजी लाइफ अगर चाहते हो ना, तो वो स्ट्रगल करके ही इजी लाइफ प्राप्त की जा सकती है। स्टार्टिंग में आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी मेरे भाई। ठीक है, तो मैंने एक पोस्ट डाली थी हरियाणा पुलिस के रिगार्डिंग कि भाई हरियाणा पुलिस, कल वाली पोस्ट में देख लेना, आपको मिल जाएगी कम्युनिटी पोस्ट में। ठीक है, तो उसके अंदर जाओ और उसके अंदर जो भी आपका डाउट है ना, वो फिल कर दो। अभी तक 2 से 3 बच्चों ने कमेंट किए हैं, लेकिन बड़े जबरदस्त कमेंट किए हैं। उनके ऊपर एक अच्छी सी वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि वो वीडियो ऐसी नहीं थी कि कोई कट ऑफ पे बता दो या कोई फालतू की कट ऑफ। उन्होंने साफ लिखा था कि सिलेबस के बारे में बताओ, ये सिलेबस के बारे में आप सॉल्यूशन दो। कुछ उन्होंने सजेशन दिए थे, कुछ उनके डाउट थे। तो डेफिनेटली ऐसे बच्चे मुझे पसंद है, और उन्हीं के ऊपर जो है वीडियो मैं डेफिनेट बनाऊंगा। कल या परसों जो है जरूर बनाऊंगा, कल या परसों सैटरडे या संडे को मेरे भाई। ठीक है, तो अपना जो है डाउट वहां पर जरूर शेयर कीजिएगा, अपना जो है कमेंट वहां पर जरूर शेयर कीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए, आज थोड़ी सी बात हमारी ज्यादा हुई है, कोई बात नहीं, ये बात करनी भी जो है
जरूरी होती है मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम शुरुआत कर लेते हैं। बहुत जल्दी इस वीडियो सेशन को मैं निपटा दूंगा। सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई है, बस हम रिवीजन के तौर पर इसको पढ़ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटा नागपुर पठार से हम स्टार्ट करते हैं। छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है कौन सी हो जाएगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है मेरे भाई। ठीक है, और यकीन मानिएगा जो एक क्वेश्चन से यहाँ पे 5 फैक्ट आप क्लियर कर रहे हो ना, यही तरीका आपके काम आने वाला है। चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे लेना, रेलवे का एग्जाम दे लेना, एचएसएससी का एग्जाम दे लेना, कहीं पर दे लेना, यही तरीका आपके काम आने वाला है। जो टॉप 200 एग्जाम के टाइम आते हैं ना, जो टॉप 200 हो गया, टॉप 500 हो गया, मैराथन हो गया, क्विक रिवीजन हो गया, ये चीजें सिर्फ आपकी जो मेहनत होती है ना, पिछले 1.5-2 साल से आप मेहनत कर रहे हैं, उसको पॉलिश करने का काम करती है। सिर्फ ये सिलेक्शन कभी नहीं दिला सकती मेरे भाई, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलती है। छोटा नागपुर पठार की यहाँ पे बात की गई है। तो छोटा नागपुर पठार आप सभी जानते हैं कहां पर है। छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार, तो ये कहां पर हो जाएगा, झारखंड के अंदर ये अवस्थित हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, छोटा नागपुर पठार कहां पर अवस्थित हो जाएगा, झारखंड के अंदर अवस्थित हो जाएगा। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, पारसनाथ जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। अच्छा, एक क्वेश्चन और इसके अंदर पूछा जाता है मेरे भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, सम्मेद पर्वत मेरे भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए जो सम्मेद पर्वत है किस धर्म के अनुयायियों के लिए, किस धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, हिंदू, मुस्लिम, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन जो है, राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा मेरे भाई जैन धर्म हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जैन धर्म जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा मेरे भाई। ठीक है, इतनी जानकारी जो है आप इसके बारे में याद रखेंगे। और इसको किसको भाई, इसको ये जो है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, छोटा नागपुर पठार या फिर इसको क्या बोलते हैं, पारसनाथ। ये इसको क्या बोला जाता है, छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर भी बोला जाता है। ठीक है, भारत का रूर। अब भारत का रूर क्या होता है, जो खनिज संसाधनों में संपूर्ण हो ना, उसको क्या बोला जाता है, रूर जो है उसको बोला जाता है। इतनी जानकारी आप इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि पारसनाथ के बारे में याद रखेंगे। बाकी डिटेल से यहाँ पे लिख दिया गया है, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। धूपगढ़ के बारे में पहले भी बता चुका हूं, किस श्रेणी का हिस्सा है, सतपुड़ा श्रेणी का हिस्सा है। ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी का जो है ये हिस्सा हो जाएगा। धूपगढ़ इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, पंचमढ़ी आप सभी को जानते हैं, पंचमढ़ी कहां पर अवस्थित है, तो पंचमढ़ी जो है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर अवस्थित है। और ये किसका हिस्सा है, तो पंचमढ़ी जो है ये भी सतपुड़ा श्रेणी का जो है एक प्रसिद्ध हिस्सा हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, महाबलेश्वर की बात करूं तो महाबलेश्वर कहां पर अवस्थित है, तो महाबलेश्वर जो है सह्याद्री के अंदर अवस्थित है, यानी कि पश्चिमी घाट के अंदर अवस्थित है। सह्याद्री पश्चिमी घाट के अंदर अवस्थित है। और क्या याद रखेंगे, और महाबलेश्वर से क्या याद रखेंगे, अच्छा महाबलेश्वर से ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट नदी यहां से कौन सी नदी निकलती है, कृष्णा नदी का उद्गम यहीं से होता है मेरे भाई। ठीक है, कृष्णा नदी का उद्गम। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से जो है इतनी जानकारी आप याद रखेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं। धूपगढ़ के बारे में अभी बात करके हैं। धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित में से किस राज्य की जो है सर्वोच्च चोटी हो जाएगी, यहाँ पे राज्य पूछा है, ऊपर मैंने जो है आपको पर्वत श्रेणी बताया था। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, ये धूपगढ़ सतपुड़ा श्रेणी की जो है सर्वोच्च चोटी हो जाएगी। अब आपसे क्या है, राज्य पूछा गया है, तो राज्य क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मध्य प्रदेश हो जाएगा। कहां है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है राइट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, धूपगढ़ चोटी किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, सतपुड़ा, अच्छा धूपगढ़ पूछा है ना, हाँ ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, जिसका नाम क्या हो जाएगा, जिसका नाम हो जाएगा धूपगढ़। ठीक है, कहां पर अवस्थित है, मध्य प्रदेश के अंदर जो है ये अवस्थित हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएगा। और क्या दिया गया है, यहां पे झारखंड दिया गया है, तो झारखंड के बारे में अभी बात करके हैं। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, पारसनाथ चोटी हो जाएगी। ठीक है, पारसनाथ चोटी कहां पर अवस्थित है, तो ये कहां पर अवस्थित है भाई, अभी देख के आए हैं, छोटा नागपुर पठार के अंदर अवस्थित हो जाएगी। ठीक है, यहां तक सारी चोटी अवस्थित, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी एक सर्वोच्च चोटी है, कौन सी हो जाएगी, गोरलाटा है। ठीक है, गोरलाटा नाम से एक चोटी है भाई। ठीक है, गोरलाटा एक जो है चोटी है, जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। उत्तर प्रदेश क्या है, उत्तर प्रदेश में कोई पर्वत श्रेणी या फिर कोई ऐसा पर्वत नहीं है, क्योंकि ये मैदानी इलाका आ जाता है मेरे भाई। ठीक है,
ये क्या आ जाता है, मैदानी इलाका आ जाता है। और जनसंख्या के आधार पे अगर पूछे ज्योग्राफी में कि बताइए निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो आप उत्तर प्रदेश का ही नाम बताएंगे, जिसकी राजधानी जो है लखनऊ हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। 3 में क्या बोला गया, 3 में बोला गया अरावली पर्वत श्रेणी जो है किस राज्य में स्थित है। तो आप सभी जानते हैं भाई, अरावली पर्वत श्रेणी जो है, अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा हो जाएगा, गुरु शिखर जो है इसका सबसे ऊंचा शिखर हो जाएगा। ठीक है, कहां पर अवस्थित है, ये राजस्थान के अंदर अवस्थित है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कितनी हो जाएगी, 1722 मीटर हो जाएगी। कहां तक फैली हुई है, गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है। गुजरात के दिल्ली तक जो है ये फैली हुई है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी मेरे भाई। ठीक है, और हम क्या याद रख सकते हैं भाई, और हिमाचल प्रदेश में क्या अवस्थित है भाई, धौलाधर और पीर पंजाल जैसी श्रेणियां अवस्थित है। ठीक है, धौलाधर, पीर पंजाल श्रेणियां जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर अवस्थित हो जाएगा। ओडिशा क्या है, ओडिशा किस घाट का हिस्सा है, कोई बता सकता है मेरे को। आप सभी जानते हैं भाई, ये भारत का जो है दक्षिणी हिस्सा है। यहाँ पे जो है पश्चिमी घाट है, यहाँ पे जो है पूर्वी घाट है। कोई मुझे बता सकता है ओडिशा जो है किस घाट का हिस्सा है, पूर्वी घाट है या फिर पश्चिमी घाट है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूर्वी घाट का ये हिस्सा हो जाएगा। जो पूर्वी घाट का विस्तार है ना, वो ओडिशा है मेरे भाई। ठीक है, पूर्वी घाट का विस्तार है ओडिशा। यहां पर पहाड़ियां कौन सी स्थित हो जाएगी, गडजात पहाड़ियां जो है यहां पर अवस्थित हो जाएंगी मेरे भाई। ठीक है, कैसे लिखेंगे, गडजात, गडजात, गडजात पहाड़ियाँ, पहाड़ियाँ। ठीक है, ये गडजात पहाड़ियाँ जो है यहाँ पर अवस्थित हो जाएंगी मेरे भाई। आंध्र प्रदेश की बात करूँ तो यहाँ पर कौन कौन सी जो है ये अवस्थित है, सबसे पहले याद रखना ये पूर्वी घाट का हिस्सा है। ठीक है, आंध्र प्रदेश पूर्वी घाट का ये हिस्सा हो जाएगा। और यहाँ पर कौन कौन सी पहाड़ियाँ आपको मिलेगी, नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ मिलेंगी, पालकोंडा पहाड़ियाँ मिलेंगी और वैली कोंडा जैसी पहाड़ियाँ यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, लिखना पड़ेगा क्या, क्या बोलते हैं, नल्ला मल्ला बोलते हैं ना इसको, नल्ला मल्ला। और कौन सी हो जाएगी, और हो जाएगी दूसरी पालकोंडा। और तीसरी कौन सी हो जाएगी, वेली कोंडा हो जाएगी, वेली कोंडा। ये पहाड़ियां कहां पर है, ये पहाड़ियां जो है आंध्र प्रदेश के अंदर अवस्थित है। यहां तक सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। फिर भी अगर आपको कुछ भी चीज में कहीं दिक्कत आना है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दिया करो। बस आप मेरे लिए इतना काम कर दिया करो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो मेरे भाई। बस इतनी सी आप मैसेज चीज चाहता हूं मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, नंदा देवी पर्वत चोटी स्थित है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है उत्तराखंड की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी हो जाएगी, नंदा देवी हो जाएगी। राइट ऑप्शन भी इसका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है मेरे भाई ये। ठीक है, सर्वोच्च चोटी हो जाएगी। सर्वोच्च चोटी की बात करें तो कौन सी हो जाएगी, नंदा देवी, ये राइट ऑप्शन हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, नंदा देवी जो है राइट ऑप्शन हो जाएगी। इसकी ऊंचाई की बात करो तो कितने हो जाएगा, 7800 प्लस जो है इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, 7800 प्लस, थोड़ा सा लास्ट की डिजिट मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, 7800 प्लस बस याद रख लेना, काम चल जाएगा मेरे भाई। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कोई भी जो है यहाँ पर नहीं है श्रेणियाँ वगैरह। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, सिक्किम की याद रखना भाई, सिक्किम दिया गया है यहाँ पे, सिक्किम का याद रखना। सिक्किम में क्या है भाई, सिक्किम की राजधानी क्या हो जाएगी, गंगटोक हो जाएगी। ठीक है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक हो जाएगी। और इसके अंदर जो है कौन सी सिक्किम के अंदर कौन सी पर्वत चोटी है भाई, कंचनजंगा हो जाएगी। ठीक है, कंचनजंगा हो जाएगी, कंचनजंगा जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई। और याद रखना भारत की भूमि पर यह सर्वोच्च ऊंची चोटी है भाई भारत की। ठीक है, याद रखना। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं मेरे भाई। हिमालय की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा कहां पर स्थित है, अभी बात करके आए हैं, जम्मू कश्मीर में नहीं अवस्थित होगा, नेपाल में नहीं अवस्थित होगा, भारत की मुख्य भूमि सिक्किम के अंदर है। तो सिक्किम की जो है सिक्किम के अंदर अवस्थित हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, तो कंचनजंगा जो है कहा कि हिमालय की जो है भारत के भूमि की सर्वोच्च चोटी हो जाएगी, जो कि सिक्किम के अंदर अवस्थित हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, और ये किसका हिस्सा है, वृहद हिमालय का जो है ये हिस्सा हो जाएगा। कहां पर गया, ये रहा, वृहद हिमालय का हिस्सा है ये, वृहद हिमालय का हिस्सा हो जाएगा। और विश्व की बात करूं तो विश्व की तीसरी चोटी है ये, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। पहली कौन सी हो जाएगी, माउंट एवरेस्ट, दूसरी कौन सी हो जाएगी, केटू, और तीसरी हो जाएगी ये सिक्किम के अंदर कंचनजंगा हो जाएगी। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई, ये व्याख्या इसकी आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया केटू के बाद भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो अभी बात करके आए हैं, पहले नंबर पर कौन सी हो जाएगी, माउंट एवरेस्ट हो जाएगी,
एवरेस्ट हो जाएगी, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगी, K2 हो जाएगी। तीसरे नंबर पर कौन हो जाएगी, कंचनजंगा हो जाएगी, कंचनजंगा हो जाएगी, ठीक है। कंचनजंगा जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये कहां पर अवस्थित है, लद्दाख के अंदर अवस्थित है। ये कहां पर अवस्थित है, सिक्किम के अंदर अवस्थित है मेरे भाई, ठीक है। ये कहां पर अवस्थित है, सिक्किम के अंदर अवस्थित है। माउंट एवरेस्ट कहां पर अवस्थित है, ये तो नेपाल के अंदर जो है ये अवस्थित हो जाएगा मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें जो है आई होप क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद कामेट की बात करूं तो ये इसकी लोकेशन कहां पर है, कामेट की उत्तराखंड के अंदर अवस्थित है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून हो जाएगी, ठीक है। याद रखना भाई, कामेट जो पर्वत है ना, ये कहां पर अवस्थित है, तो ये जो है उत्तराखंड के अंदर अवस्थित हो जाएगा मेरे भाई। नंदा देवी के बारे में बात कर चुका हूं, ये भी उत्तराखंड के अंदर अवस्थित है। सिक्किम कहां पर माफ कीजिएगा, कंचनजंगा, कंचनजंगा है ना, हाँ ठीक है। कंचनजंगा कहां पर अवस्थित हो जाएगा, शुद्ध ये जो है सिक्किम के अंदर अवस्थित हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं, ये पढ़ लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। 7 में बोला गया है हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो आप सभी जानते हैं माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8848 है मेरे भाई, ठीक है। 8848 पॉइंट समथिंग कुछ और है, यहाँ पे आप मीटर बस इतना ही याद रखना। यहाँ पे कितना दिया गया है, 8200 नहीं है, 8500 नहीं है, 8850, अच्छा ये लगभग नमसम दे दिया ना, ठीक है। 8500 नहीं है, 9000 नहीं है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये नियर बाय हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये याद रखना, शायद ये नया एनसीईआरटी के तौर पर दिया गया है कुछ जो है इसकी जो हाइट हुई है ना, माउंट एवरेस्ट की हाइट में थोड़ा सा इंक्रीजमेंट देखा गया है, तो उसी वजह से, बाकी ये नियर बाय यही है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। बाकी यहां से पढ़ लीजिएगा, ये क्या लिखा गया, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल और तिब्बत चीन की सीमा पर वृहद हिमालय में स्थित है। देखो यहाँ पे लिखा गया ना, एनसीईआरटी की पुरानी पुस्तकों में इसकी ऊंचाई 8848 मीटर दी गई है, लेकिन नवीन सर्वेक्षणों और टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण इसकी ऊंचाई में वृद्धि दर्ज की गई है मेरे भाई, ठीक है। तो आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया कोडाईकनाल किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है। तो कोडाईकनाल जो है ये पालनी पर्वत पर जो है स्थित पालनी पर्वत श्रेणी पर जो है स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं कोडाईकनाल, कोडाईकनाल पर्वत श्रेणी, ठीक है। कहां पर स्थित है, तो ये पालनी के कोडाईकनाल पर्वत श्रेणी, हाँ ठीक है, पालनी के ऊपर अवस्थित है। और ये पालनी कहां पर है भाई, ये तमिलनाडु में अवस्थित है, ये भी आप याद रखना, तमिलनाडु के अंदर ये अवस्थित है। यहां से आप देख लेना, कोडाईकनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में स्थित एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। यह पालनी पहाड़ियों के दक्षिण पूर्व हिस्से में स्थित है। यह भौगोलिक रूप से पालनी पहाड़ियां पश्चिमी घाट का ही पूर्वी विस्तार है। तो याद रखना, ये भी आपको चीज याद रखनी चाहिए, क्या आपसे क्वेश्चन में पूछ ले एग्जामिनर, बताइए पालनी जो पहाड़ियां हैं ये किस घाट का हिस्सा है, पश्चिमी घाट का हिस्सा है, पूर्वी घाट का हिस्सा है, दोनों का हिस्सा है, या फिर इनमें से किसी का हिस्सा नहीं है। तो आप बताएंगे भौगोलिक रूप से पालनी पहाड़ियां जो है पश्चिमी घाट का ही पूर्वी विस्तार है, यानी कि पूर्वी घाट का हिस्सा हो जाएंगी। पहाड़ों की राजकुमारी के नाम से भी जो है इनको जाना जाता है मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गया होगा। नीलगिरी का हिल स्टेशन किसी को पता है कौन सा है, नीलगिरी का हिल स्टेशन कोई गया है, कोई ऊटी गया है, ऊटी, तो बस वही ऊटी जो है नीलगिरी का जो है प्रसिद्ध हिल स्टेशन हो जाएगा, ठीक है। गया कोई ऊटी, मैं तो नहीं गया फिलहाल, अभी तक के लिए तो मैं जो है नहीं गया हूं मेरे भाई, ठीक है। इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करूं तो कौन सा हो जाएगा, डोडा बेटा हो जाएगा, ठीक है। डोडा बेटा इसकी जो है सर्वोच्च चोटी हो जाएगी। विंध्याचल की बात करूं तो आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश कह रहा हूं, मध्य भारत मेरे भाई, ठीक है, मध्य भारत में ये स्थित है। और जो है, और क्या याद रखेंगे इसके बारे में, और क्या याद रखेंगे विंध्याचल के बारे में, इसकी सर्वोच्च चोटी याद रख लेना, सद्भावना हो जाएगी, ठीक है। सद्भावना इसका जो है सर्वोच्च शिखर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। एमपी के अंदर ये अवस्थित है, ठीक है, एमपी के अंदर ये अवस्थित हो जाएगा। अरावली के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है अरावली के बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। 9 में बोला गया है किस राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है। ये सभी को पता होगा, एक बार जो है करंट अफेयर में काफी हाईलाइट हुआ था सबरीमाला मंदिर, ठीक है। तो ये कहां पर अवस्थित है, केरल के अंदर ये अवस्थित है मेरे भाई, ठीक है। केरल के अंदर जो है ये अवस्थित हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इसकी बात करूं तो यहाँ पे लिखा भी होगा, ये देखो डिटेल से लिखा गया है। सबरीमाला एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जो केरल के पत्थमतिट्टा जिले में स्थित है। यह पश्चिमी घाट की पेरियार टाइगर रिजर्व की पहाड़ियों के भीतर स्थित है मेरे भाई, ठीक है। यह मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है। ये लाइन जरूर याद रखना भाई, ठीक है। ये पूछ सकता है, बताइए केरल में स्थित
सबरीमाला मंदिर जो है किस भगवान को समर्पित है? तो ये भगवान अयप्पा को समर्पित है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। 10 में क्या बोला गया? उत्तर पश्चिम भारत में स्थित पर्वत है। तो उत्तर पश्चिम भारत में कौन सा पर्वत स्थित हो जाएगा? विंध्याचल तो अभी बात करके आए हैं, मध्य भारत के अंदर अवस्थित है, ठीक है। मध्य भारत के अंदर अवस्थित है, यानी कि एमपी मध्य प्रदेश के अंदर अवस्थित हो जाएगा भाई, ठीक है। हिंदू कश पर्वत कहां पर अवस्थित है भाई? ठीक है, ये भारत की मुख्य भूमि में है ही नहीं। जो हिंदू कश पर्वत है ना, हिंदू कश पर्वत, ये भारत की मुख्य भूमि के अंदर ये पर्वत नहीं है। उत्तर पश्चिम में जो है ये कहां पर अवस्थित है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आसपास जो है ये अवस्थित हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। सतपुड़ा की बात करूं तो सतपुड़ा कहां पर अवस्थित है? ये भी मध्य भारत में अवस्थित है, मध्य भारत में अवस्थित है। तो उत्तर पश्चिम भारत में स्थित की बात की गई है। हिंदू कुश पर्वत है ना, है तो ये उत्तर पश्चिम दिशा में, लेकिन ये भारत के अंदर अवस्थित नहीं है मेरे भाई, ये आप याद रखना। ये हिंदू कुश की लोकेशन जो है ना, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आसपास की लोकेशन है मेरे भाई, ठीक है। भारत की लोकेशन यहाँ पे पूछा है ना, तो राइट ऑप्शन अरावली हो जाएगा हमारा, ठीक है। अरावली आप सभी जानते हैं, अरावली का उच्च शिखर जो है गुरु शिखर हो जाएगा, 1722 मीटर हो जाएगा। गुजरात से लेकर जो है दिल्ली तक ये फैला हुआ है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हुई। आई होप यहाँ तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। यहां से आप पढ़ लेना, ठीक है। कहां तक फैली हुई ये लिखा है क्या? दुनिया की सबसे पुरानी वलित श्रृंखलाओं में से एक है, जो दिल्ली से शुरू होकर दक्षिण हरियाणा और राजस्थान से गुजरते हुए गुजरात के अहमदाबाद में स्थापित होती है। इसकी कुल लंबाई 670 से 692 किलोमीटर हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। 11 में बोला गया नेपाल में विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो आप सभी जानते हैं भाई, जो ये माउंट एवरेस्ट है ना, माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी को कहां पर अवस्थित है? नेपाल और तिब्बत की बाउंड्री पर ये अवस्थित है, ठीक है। वहां पर इसको किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जो है इसको जाना जाता है मेरे भाई, ठीक है। सागर माथा के नाम से इसको जाना जाता है। लिखा भी होगा सागर माथा का अर्थ क्या है। सागर माथा के नाम से इसको जाना जाता है, जिसका अर्थ है आकाश का भाल मेरे भाई, ठीक है। तो ये आप याद रखना, सागर माथा का अर्थ क्या होता है? आकाश का भाल हो जाएगा, ठीक है। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है माउंट एवरेस्ट हो जाएगी। और माउंट एवरेस्ट जो है 8848 मीटर की हाइट है इसकी, या फिर 50 मीटर हाइट कह लो इसकी, और सर्वोच्च चोटी हो जाएगी। और क्या याद रखेंगे आप? और इसके बारे में क्या याद रख सकते हैं भाई? सबसे पहले जो है माउंट एवरेस्ट जहां पर है ना, पहले वहां पर क्या होता था? टेथिस सागर होता था, ठीक है। टेथिस सागर जो है तेथिस सागर होता था। दो प्लेटें आपस में टकराई, एक प्लेट यहां से आई, एक प्लेट यहां से आई, ठीक है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी और दूसरी क्या थी? यूरेशियन प्लेट थी। दोनों आपस में टकराई। यहाँ पे जो समुद्र होता था ये उथलकर जो है धीरे धीरे खड़ा होना स्टार्ट हो गया। इसी की जगह जो है माउंट एवरेस्ट ने ले ली। सिंपल सी बात है, बस इसको याद रख लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। आई होप क्लियर होनी चाहिए भाई। इतना आसान, जो जितना मेरा एफर्ट है ना उतना तो मैं करवा ही दूंगा आप मेरे भाई, ठीक है। जितना मुझे आता है, ठीक है, जितना मैंने एनालाइज किया है कि मेरे जैसे बच्चे हैं जिनको समझने में आसान लैंग्वेज में समझ आता है मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 12 में जाने से पहले एक बात बता देता हूं, हमारा जो है एडवांस कंप्यूटर स्टार्ट हो चुका है मेरे भाई, ठीक है। आप सभी जानते हैं कंप्यूटर की हमारी जो सीरीज चल रही थी, थोड़ा सा बता देता हूं। कंप्यूटर की हमारी सीरीज चल रही थी बेसिक टू BASIC आता है ना, बेसिक टू एडवांस हमारी सीरीज चल रही थी। बेसिक कंप्लीट कर चुके हैं, 11 चैप्टर शायद उसके अंदर मैंने कंप्लीट करवाए थे। अब हमारा एडवांस शुरू हो चुका है। पहली लैंग्वेज में C लैंग्वेज करवा चुका हूं, कंप्लीट करवा चुका हूं मेरे भाई, ठीक है। क्या करवा चुका हूं? कंप्लीट करवा चुका हूं। आज हमारा कौन सा चैप्टर आएगा? C++ लैंग्वेज आएगा, और इसकी भी थ्योरी जो है मैं आज कंप्लीट करवा दूंगा, और इससे रिलेटेड जो है MCQ संडे वाले दिन करेंगे। और दोनों चैप्टर आप देखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है जरूर देखिएगा। थोड़ा सा चेंज और मैंने किया है C++ के अंदर, और उसको इतना आसान बनाने की कोशिश की है ताकि हर चीज आपको समझ आए। जो आर्ट्स वाला बच्चा होता है ना, उसके लिए स्पेशली ये लेक्चर तैयार किया गया है। बाकी सारे जो बच्चे होते हैं वो तो पकड़ ही लेते हैं चीजों को, ठीक है। लेकिन जो आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं ना, उनको शब्दों को समझने में बहुत दिक्कत आती है, जिससे जो है वो रट्टा मारते हैं और एग्जाम के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, क्वेश्चन नहीं सोल्व होते हैं, ठीक है। तो एक आइडिया मैंने जो है इसके अंदर इनिशिएटिव किया है। मेन आपका डाटा चलेगा, आप वीडियो देखना, उसके अंदर आपको पता लग जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे वीडियो लंबी हो जाएगी, सारी चीज बताऊंगा तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। 12 में क्या बोला गया? गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान के अंदर ये सर्वोच्च चोटी हो जाएगी। किसकी सर्वोच्च चोटी है? तो ये हो जाएगी मेरे भाई अरावली पर्वतमाला की जो है सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। अरावली पर्वतमाला कहां तक फैली हुई है? गुजरात तक जो है ये फैली हुई है, ठीक है। गुजरात के पालनपुर से ये शुरू होती है, पालनपुर, ठीक है। गुजरात के पालनपुर से ये शुरू होती है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद चलते हैं मध्य प्रदेश में। आप सभी जानते हैं धूपगढ़ चोटी है, सतपुड़ा पर्वत की जो है सर्वोच्च चोटी जो है यहीं पर अवस्थित है मेरे भाई, ठीक है।
उसके बाद चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भी है ना यहाँ पे, ये दिया गया है ना महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सी चोटी है भाई? औरंगाबाद जिले में कौन सी चोटी है? को पता है किसी को? पिछले पिछले लेक्चर में हमने बात की थी। चलो पता ही होगा आपको, इतना तो इंटेलिजेंट बच्चे हो आप, मुझे पता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे, याद ही आ गया। चलो रहने दो, छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। 13 में क्या लिखा गया? शेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है मेरे भाई? ठीक है, तो शेवराय पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित हो जाएगी? ऑप्शन नंबर इसका जो है डी राइट हो जाएगा। तमिलनाडु के अंदर जो है शेवराय पहाड़ियाँ अवस्थित हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, ये किसका हिस्सा है भाई? ये किसका हिस्सा है? पूर्वी घाट का ये हिस्सा है मेरे भाई, ये भी आप याद रखना। ठीक है, किसका हिस्सा है? पूर्वी घाट का ये हिस्सा हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, शेवराय पहाड़ियाँ भारत के तमिलनाडु राज्य के सलेम जिले में स्थित है। ये पूर्वी घाट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये पहाड़ियाँ अपनी ठंडी जलवायु और कॉफी के बागानों के लिए जानी जाती है। प्रसिद्ध हिल स्टेशन यरकौड इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे एसएससी के अंदर तो बहुत बार पूछा गया। बताइए निम्नलिखित में से प्रसिद्ध हिल स्टेशन यरकौड कहाँ पर अवस्थित है, या फिर किस पहाड़ियों के अंदर अवस्थित है? दो चीज आपसे पूछी जाती है, या तो राज्य का नाम पूछ लेता है, राज्य का नाम पूछेगा तो आप तमिलनाडु बता दोगे, और जो है घाट पूछ लेगा तो आप बताएंगे पूर्वी घाट के अंदर ये अवस्थित है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हुई। ऊटी का आप सभी को पता है, ऐसे ही जो है यरकौड पहाड़ियों के बारे में भी आप याद रखेंगे मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जाने से पहले और कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं मेरे भाई। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। 14 में क्या बोला गया? 14 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ और उसका क्षेत्र सही सुमेलित है? ठीक है, तो नीचे जो है चार पहाड़ियाँ दी गई हैं। जावादी पहाड़ियाँ दी गई है, शेवराय पहाड़ियाँ। शेवराय पहाड़ियाँ तो आपको पता चल गई होगी, यहाँ पे लिखा है ना मैंने। चलिए यहीं से आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। शेवराय पहाड़ियाँ कहाँ पर है? पूर्वी घाट का हिस्सा हो जाए ना। चलो एक क्वेश्चन तो मिल गया हमें। ठीक है, शेवराय पहाड़ियाँ कहाँ पर है? पूर्वी घाट का हिस्सा हो जाएंगी। क्या पूछा है? क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है, मतलब कि क्या जावादी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट का हिस्सा है, क्या शेवराय पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का हिस्सा है, क्या मिजो पहाड़ियाँ पूर्वी घाट का हिस्सा है, या फिर पटकाई पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का हिस्सा है? इनमें से हमें जो है रोंग ढूंढना है। तो रोंग कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल रोंग हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, जावादी जो पहाड़ियाँ है ना, जावादी पहाड़ियाँ, ये कहाँ, ये किसका हिस्सा है? ये पूर्वी घाट का हिस्सा है। ये जो है बिल्कुल, अच्छा सही सुमेलित पूछा है मेरे भाई, मैं ही मिस्टेक कर गया। ओके 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 ओके, सॉरी भाई फॉर मिस्टेक के लिए। मैं सोचा है नहीं पूछा है ना, ठीक है, वो इसीलिए मैं सोचा यार ये जो शेवराय पहाड़ियाँ हैं ये तो पूर्वी घाट में है, यहाँ पे पश्चिमी घाट कैसे आ जाएगा? ठीक है ना, बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा। मिजो पहाड़ियाँ पूर्वी घाट का हिस्सा है, पटकाई पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का हिस्सा है, ये तीनों जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। राइट ऑप्शन क्या है? पूर्वी घाट का हिस्सा। जावादी पहाड़ियाँ जो है ये पूर्वी घाट का हिस्सा नहीं होंगी। कहाँ का हिस्सा है? तो ये देखो, जावादी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है, और ये पूर्वी घाट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाएगा। तो ये किसका हिस्सा है? हाँ तो सही पूछा है ना, सही पूछा है तो पूर्वी घाट का हिस्सा है। राइट ऑप्शन यही हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज आप याद रखना। शेवराय पहाड़ियाँ जो है ये यहाँ पे राइट लगा दिया ना मैंने, ये जो है मतलब रोंग हो जाएगा, ये पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है। ठीक है ना, ये आप याद रखना। शेवराय घाट, ये शेवराय पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है, ये पूर्वी घाट का हिस्सा है, ये रोंग हो जाएगा। ठीक है, ये पूर्वी घाट का हिस्सा हो जाएगा मेरे। मिजो पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है? मिजो पहाड़ियाँ मेरे भाई जो है किसका हिस्सा हो जाएगा? उत्तर पूर्व भारत में स्थित है मेरे भाई ये। ठीक है, ये आप याद रखना, पूर्वांचल श्रेणी के अंतर्गत आती है ये, पूर्वांचल श्रेणी के अंतर्गत, पूर्वांचल श्रेणी। ठीक है, तो ये भी जो है रोंग हो जाएगा। यहाँ पे पटकाई पहाड़ियाँ दी गई है पश्चिमी घाट का हिस्सा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये उत्तर भारत में स्थित है मेरे भाई। ठीक है, उत्तर भारत के अंदर, तो ये उत्तर भारत के अंदर अवस्थित हो जाएगा। ऐसे जो है ये सारे रोंग हो जाएंगे, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जावादी पहाड़ियाँ जो है ये बिल्कुल सही सुमेलित है मेरे भाई। ठीक है, थोड़ा सा मैं पढ़ने में मिस्टेक कर गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं मेरे भाई। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को आपको ट्रैक करना है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो है राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो गया मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। 15 में क्या बोला गया? नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित पर्वत है। तो नर्मदा और जो ताप्ती नदी है इनके बीच कौन सा एक पर्वत स्थित है? तो ये पर्वत स्थित हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत जो है इसके इन दोनों के बीच में अवस्थित हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, सतपुड़ा एक पर्वत जो श्रेणी है ये कौन सा पर्वत है? ब्लॉक माउंटेन है मेरे भाई। ठीक है,
ठीक है, ब्लॉक माउंटेन ये हो जाएगा और जो है कहां पर अवस्थित है, मध्य भारत के अंदर अवस्थित है। और ये जो पर्वत है दो नदियों के बीच में जो है सेपरेट करने का जो है उनको काम करता है। यहां पे लिखा भी गया है, ये देखो, सतपुड़ा श्रेणी एक ब्लॉक पर्वत है जो मध्य भारत में स्थित है। यह श्रेणी नर्मदा नदी और दक्षिण में ताप्ती नदी के बीच एक जल विभाजक के रूप में स्थित है। ये दोनों नदियां सतपुड़ा के समांतर भ्रंश घाटी और रिफ्ट वैलीज में बहती है और अरब सागर में जो है गिरती है। ठीक है, ये भी चीज याद रखना, नर्मदा नदी और दो ताप्ती नदी है किस डायरेक्शन में बहती है, पश्चिम दिशा की तरफ बहती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। ठीक है, अरब सागर में जाकर ये गिर जाती है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अरावली पहाड़ी के बारे में आप सभी जानते हैं, कहां पर अवस्थित है, उत्तर पश्चिम के अंदर अवस्थित है। राजमहल पहाड़ियां कहां पर अवस्थित है, छोटा नागपुर के उत्तर पूर्वी भाग यानी कि झारखंड के अंदर अवस्थित है। विंध्य पर्वत की बात करूं तो कहां पर अवस्थित है, सतपुड़ा श्रेणी के अंदर अवस्थित है मेरे भाई। ठीक है, ये चीज आप याद रख सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, वैसे कहां पर अवस्थित है तो विंध्य पर्वत जो है नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है, बस इतना याद रख लेना आप मेरे भाई। ठीक है, और इसका सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी, सद्भावना शिखर हो जाएगी। ठीक है, सद्भावना शिखर जो है विंध्या पर्वत की सर्वोच्च चोटी हो जाएगी मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आई होप यहां तक कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। नीचे सारे आंसर आपको दे दिए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट क्वेरी या सजेशन होना तो आप डेफिनेटली बता देना। मेरे एंड से जितनी भी हेल्प होने की कोशिश होगी ना, डेफिनेटली मैं उतना आपको करके दूंगा मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद बस आप मुझसे थोड़ा सा मुझे बूस्ट अप कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो और वीडियो को शेयर कर दिया करो भाई। इतना तो आप काम कर ही सकते हो मेरे भाई। ठीक है, इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ ना, तो इतना काम आप जरूर मेरे लिए किया करो। बाकी आप अपने स्टडी पर फोकस रखो। डेफिनेटली चीज़ें बहुत लेट हो रही हैं और ये एचएसएससी की पुरानी आदत है मेरे भाई। ठीक है, एक दो बार बीच में उसने एग्जाम जो है फटाफट ले लिए, एक दो महीने के अंदर ले लिए, उससे ये जस्टिफाई नहीं होता कि एचएसएससी बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, ये उसकी पुरानी आदत है। जनवरी से कहने लगे थे बहुत जल्द बहुत जल्द बहुत जल्द। मैं तो देखता हूं इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं। ये जो एचएसएससी के जो वर्तमान में जो है ना चेयरमैन, बताने की जरूरत नहीं, आप सभी को पता है, एक ही चीज डाल देते हैं बार बार ट्विटर पर। क्या डाल देते हैं, इतने बच्चे आए मिलने के लिए, बस उनका जो है आदेश दे दिया उनकी तुरंत समाधान करने के लिए। अरे क्या समाधान कर लिए भाई, पिछले 3 महीने से एक ही बात बोले जा रहे हो यार, एक ही टेप रिकॉर्ड करके उसी को बजाए जा रहे हो यार। थोड़ा तो यार देखो यार, सोचो समझो, कुछ तो करो यार। इतने बड़े पद पर बैठे हो, हैं, आपका देश का भविष्य आप बना रहे हो, हरियाणा का भविष्य आप बना रहे हो यार। उनके साथ इतनी लापरवाही अच्छी बात नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, खैर चलो, मेरे एक छोटे से कहने से क्या होता है, बड़े बड़े लोग जो बैठे हैं वही नहीं करते। चलो खैर, ये बाद का मुद्दा है, हम हमारे मुद्दे पे आएंगे। हमारा काम है पढ़ाई करते रहना, स्टडी करते रहना, उस मौके के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना। जैसे ही मौका आए उसके लिए हम ही तैयार हों, बाकी हो ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अपनी सीट पक्की करनी है। ठीक है, समझ गए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।